गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज डॉक्टर हर्ष पोजदार और मैं आपकी बायोलॉजी का जो जूलॉजी पार्ट होता है उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो देखिए, आप 11th में सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी एक्चुअल में मीनिंग क्या है। जैसे आपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखा होगा, उस 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर सारा डिटेल में बताया हुआ है कि एक्चुअल में बायोलॉजी का मतलब क्या है ना। उसमें यह भी बताया हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। जैसे आप एक ग्रोथ ली हुई है कि जो वृद्धि कर रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है ना, वो क्या होगा, लिविंग होगा। लेकिन वो ग्रोथ में भी वहां पे डिफरेंस बताया कि एक इंटरनल ग्रोथ होती है, एक सरफेस ग्रोथ होती है। तो चट्टान वगैरह में जो ग्रोथ होती है वो सरफेस वाली होती है, जबकि अपन एक लिविंग बीइंग की बात करें तो उसमें ग्रोथ कैसी होती है, इंटरनल होती है। ऐसी वहां पे चर्चा की हुई है रिप्रोडक्शन की, कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है किसका, लिविंग बीइंग्स का। ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है वो लिविंग बीइंग होगा। क्लियर है। और जो नॉन लिविंग होगा, जो अजैविक होगा, उसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जरूरी नहीं है कि जो लिविंग बीइंग है, ध्यान देना मेरी बात पे, कि जरूरी नहीं है कि जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित है ना, जो लिविंग बीइंग है, जीवित है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो। ऐसा श्योरली अपन 100% एक मार्क लगा के नहीं बोल सकते कि जिंदा मतलब रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहां पे एग्जांपल भी आपके पास दिए हुए हैं और अपन भी डेली रूटीन लाइफ में अपने एग्जांपल आसपास देख सकते हैं। जैसे अपन बात करें ट्रांसजेंडर जो होते हैं, है ना, जो किन्नर होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी वो लिविंग बीइंग होते हैं, फिर भी वो जीवित होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें हिन्नी म्यूल, खच्चर का नाम सुना होगा, है ना। हिन्नी और म्यूल दो टाइप की खच्चर होती है, उनके अंदर भी अपन क्या देखते हैं, उनके अंदर भी बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो भी स्टेराइल होते हैं और फिर भी वो लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पे इस चीज के एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। फिर वहां पे एक चीज दी हुई है कि मेटाबॉलिज्म, उपापचय, मतलब जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, जिसके अंदर उपापचय हो रहा है, वो क्या है, लिविंग बीइंग है। उपापचय का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है ना, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हो ना। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन जो श्वसन वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कौन कौन सी, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीजें अपने को क्या एक्सप्लेन करनी है, उसमें आप पढ़ते हो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस ये भी किसके अंडर में आ जाएंगी, ये भी मेटाबॉलिज्म के अंदर में आ जाएंगी। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, उसके अंदर भी बेटा क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स को या फिर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो जटिल सब्सटेंस पदार्थ होते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है बेटा, एक टाइप का मेटाबॉलिज्म। तो इस सिंपल में आपको बताना चाह रहा था कि मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर होगा वो लिविंग बीइंग होगा, और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है उसे अपन नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक आ जाओ, बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले आया, और ह्यूमन की बात करें तो हम सबसे एडवांस है कि नहीं। तो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की बात कर लो, सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय उपस्थित होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन अगली चीज एक और दे रखी है वहां पे, कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। चेतना या फिर चेतना किसी लड़की का नाम नहीं है, चेतना या फिर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कॉन्शियसनेस या चेतना का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, जो जैविक, रासायनिक और भौतिक उद्दीपन या फिर बोलूं सेंसेशंस एक लिविंग बीइंग के सराउंडिंग उसको मिलेंगे, तो वो उन सेंसेशंस के लिए, वो उन उद्दीपनों के लिए एक रेस्पॉन्स देगा। वो रेस्पॉन्स कैसा भी हो सकता है, वो रेस्पॉन्स उसके पास जाने वाला है तो उसको अट्रैक्ट करने वाला हो सकता है, और वो रेस्पॉन्स उसको रिपल्स करने वाला या फिर उससे दूर जाने वाला भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे किसी को टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, सर्दियों में टेम्परेचर देंगे तो उसके पास जाएगा, गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो उससे दूर भागेगा। अपन ह्यूमन के ऊपर ही ले ले तो एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है ना। तो अभी अपन 12th क्लास की बात करें, 12th एनसीईआरटी की बात करें, तो 12th के अंदर जो जूलॉजी का पार्ट है वो बेटा मैं लेने वाला हूं आपका। ठीक है ना। तो अपन धीरे धीरे समझते समझते अपन आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। और जो यूनिट अपन फर्स्ट लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट जो अपनी होगी वो होगी
कौन सी बेटा? रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट की हेडिंग डाल लो रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन अपनी फर्स्ट यूनिट होगी। इसके अंदर अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो कितने भी पार्ट बना लो, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है या फिर अपन फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या फिर अपन लिख सकते हैं जीवों में प्रजनन। ठीक है ना? इसमें ऑल ओवर जो अपने अपन बात करेंगे सिर्फ एनिमल्स की। ठीक है ना? देखो उसमें प्लांट्स की भी बात कर रखी है, फंजाई की भी बात कर रखी है, सारी बातें कर रखी है। वो अपन धीरे धीरे जैसे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आप पढ़ोगे तो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज की प्लांट्स के अंदर अलग अलग जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अपन यहाँ पे जूलॉजी के अंदर सिर्फ किसके उस चैप्टर में से भी किसकी बात करेंगे? सिर्फ एनिमल्स के अंदर होने वाला है ना। जीवों में भी कौन लेंगे अपन सिर्फ एनिमल्स जो अलग अलग टाइप के पूरा जो एनिमल किंगडम है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनके अंदर प्रजनन कैसे होता है, सिर्फ उसकी बात अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है ना? प्लांट्स वगैरह को अपन टच यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर अपना सेकंड पार्ट होगा यहाँ पे, सेकंड पार्ट होगा रिप्रोडक्शन, और ये अपना सबसे बड़ा पार्ट होगा, सबसे बड़ा चैप्टर होगा, और पीएमटी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये। ठीक है ना? और पीएमटी में आपके इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कौन सा भैया, कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या फिर मानव में प्रजनन। ठीक है ना? ये अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये मैं आपको आगे जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर अपन इसकी बात करेंगे। और थर्ड पार्ट हो जाएगा अपना, देखो ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी के अंदर, अपन चैप्टर नंबर इसको 3, और ये चैप्टर नंबर आपको फर्स्ट में कई चीजें इसमें से देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? अपन देखो एनसीईआरटी को तो कवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही भगवत गीता मान लेना उसको आप। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपका बेस एनसीईआरटी बना लेना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट लेना, सिर्फ 2 ही एनसीईआरटी है, तो 11th की और एक 12th की। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? उसके अलावा जो चीजें होती है वो भी मैं आपको सारी चीजें कवर करके चलूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी को टच कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर भी जाएंगे अपन। जो एनसीईआरटी में क्या होता है बेटा, कई चीजें जैसे वर्ड्स होते हैं, कई सारी लाइंस होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना होता है। तो अपन एनसीईआरटी से बाहर भी जाएंगे, उस चीज को भी कवर करेंगे। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी की एक लाइन, एक वर्ड भी आपको नहीं छोड़ना अगर आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है और आपको डॉक्टर बनना है तो। ठीक है ना? तो थर्ड पार्ट अपना हो जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना? हिंदी में बोल सकते हैं जनन स्वास्थ्य। मतलब होता क्या है कि रिप्रोडक्शन को लेके लोग हिचकिचाते हैं। ठीक है ना? मैंने देखा है कई बच्चे रिप्रोडक्शन को जब इसकी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाने वाली बात क्या है? रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी क्या है, हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है ना? क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अपन आगे देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसको भी अपने को नॉर्मल सिस्टम की तरह लेना चाहिए, बिकॉज हम आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं और हमारे लिए ये सिस्टम भी नॉर्मल अदर सिस्टम्स की तरह ही होता है। ठीक है ना? तो लेकिन क्या होता है, मैं यही बात करना चाह रहा था, लेकिन जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रिप्रोडक्शन को लेके बात करना पसंद नहीं करते, या पसंद भी करते तो हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्या है, हिचकिचाना हो गया, शर्माना हो गया, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं जाता है ना। या ध्यान जाएगा भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंसान बोलने में हिचकिचाएगा, ना तो मम्मी पापा को ना ब्रदर सिस्टर को बता पाएगा। ठीक है ना? तो उस वजह से क्या होता है, और ना डॉक्टर के पास जाना चाहता है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा भैया। अरे देखने से क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदर सिस्टम में दिक्कत नहीं होती क्या? पेट में दर्द नहीं होता क्या? सांस लेने में कभी कभी दिक्कत नहीं हो जाती क्या? खोपड़ी में दर्द नहीं होता क्या? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो सकती है।
तो उसी को कंसीडर करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक चैप्टर यहाँ पे दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको पढ़ के हम सोसाइटी में लोगों को बता सके कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये अपने 3 पार्ट होंगे रिप्रोडक्शन के, और इन 3 पार्ट को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट अपन स्टार्ट कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हाँ, नोट्स का है मैं साथ साथ बोर्ड पे लिखूंगा, और बोर्ड पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, एक सिंगल वर्ड भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे, या फिर बोर्ड से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको उनकी सीट्स मिल जाएंगी और उनके अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप नोट्स के लिए ये लिखें। इसके अलावा आपको जो चीज पढ़नी है वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, उस पर आप ध्यान देते हुए चलना, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें। देखो, रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले मैं एक वर्ड की यहाँ पे बात करूंगा। एक वर्ड आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है, लाइफ स्पान, या फिर इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं जीवन काल। देखो, लाइफ स्पान क्या है? लाइफ स्पान कुछ नहीं है, टाइम पीरियड है। क्या है बेटा? एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड है बिटवीन किस किस के बीच का बेटा? टाइम पीरियड हो गया ये बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेटा क्या है, लाइफ स्पान को बोल सकते हैं कि किसी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का, जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा बेटा? लाइफ स्पान या फिर जीवन काल। देखो, इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है नेचुरल, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो चीज है वो क्या है? नेचुरल। अगर किसी की नेचुरल डेथ नहीं हो रही, जैसे ह्यूमन है, किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, तो उसको अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया 30 साल लाइफ स्पान हो गया ह्यूमन का लाइफ स्पान 30 साल नहीं होगा। उसकी नेचुरल डेथ मतलब नेचुरल रूप से उसकी डेथ होनी चाहिए, किसी एक्सीडेंट में या किसी ने गोली मार दी, इस तरीके से डेथ होगी तो उसको अपन लाइफ स्पान के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। लाइफ स्पान अपन तभी लेंगे कि नेचुरली अपने आप ही किसी की डेथ हो रही है, और बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे वो कहलाएगा अपना बेटा लाइफ स्पान, ठीक है ना। पहली डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ये। अगली चीज अपन देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। सर जी बकवास किए जा रहे हो, जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। अब ये तो बताओ कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन आखिर है क्या। चलिए रिप्रोडक्शन की बात भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन क्या होगा, अपन कह सकते हैं टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाई पेरेंट या फिर पेरेंट्स सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि या तो एक पेरेंट एक जनक, पेरेंट का मतलब क्या है? एक जनक, या तो एक पेरेंट या फिर दो पेरेंट हो सकते हैं, दो जनक हो सकते हैं। एक पेरेंट एक जनक या फिर दो जनकों द्वारा क्या पैदा करना? ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, संतान। ऑफस्प्रिंग क्या कह सकते हैं? संतान की उत्पत्ति करना जो उनके खुद के समान होगी। सिमिलर का मतलब एकदम सेम टू सेम नहीं है, सिमिलर का मतलब यहाँ पे एकदम सेम टू सेम नहीं है ना, जेरोक्स कॉपी नहीं है यहाँ पे। सिमिलर का मतलब क्या है कि इंसान है तो इंसान ही पैदा हो रहा है, गधा नहीं, है ना। इंसान से इंसान का पैदा होना, गधा का पैदा नहीं होना, यही क्या है यहाँ पे? सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। कभी कभी एक्सेप्शन वाइज गधे भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चलो मजाक की बात थी, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब ह्यूमन होगा तो ह्यूमन से ह्यूमन, है ना। और डोंकी की बात करें तो डोंकी से डोंकी। तो इसको अपन कह सकते हैं ये है रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन की असली यहाँ पे डेफिनेशन, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है ना।
एक नोट और डाल लेना यहाँ पे, एक चीज और लिख लेना। देखो अपन कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी जीव जो है वो इमोर्टल तो नहीं है। इमोर्टल का मतलब क्या है, कोई अमर तो नहीं है। तो मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ फिक्स है, ठीक है ना, डेथ फिक्स लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बात करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, या फिर यहाँ पे अपन लिखे एक कोशिकीय जो जीव होंगे उनको बायोलॉजिकली, मेरे बात पर ध्यान देना, उनको बायोलॉजिकली या फिर जैविक रूप से क्या माना गया है बेटा, इमोर्टल माना गया। इमोर्टल का मतलब क्या है, उनको जैविक रूप से अमर माना गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर जी हमें इस बात को एक्सप्लेन कर दो, ये आप कैसे कह सकते हो, क्या बैक्टीरिया जो है वो मरेगा नहीं? सर बैक्टीरिया को तो हम मारते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक से उसकी डेथ हो जाती है। सर क्या अमीबा नहीं मरेगा? अमीबा को अभी तक पत्थर मारूंगा मैं 2-3, मर जाएगा, कुचला बना दूंगा, सर चटनी बना दूंगा आप कहो तो। मैं क्या बात कर रहे हो सर जी, यार फालतू की बात कर रहे हो आप आके सुबह सुबह है, कोई तो लॉजिकल बात बोलिए अगर। तो यहाँ पे लॉजिक में आपको बताता हूं कि बायोलॉजिकली यहाँ पे यूनिसेल्यूलर को इमोर्टल क्यों माना गया है। देखो यूनिसेल्यूलर के अंदर क्या होता है बेटा, यूनिसेल्यूलर के अंदर इसका जो सेल डिवीजन होता है, इसका जो सेल डिवीजन है, मान लो कि एक सेल वाला बैक्टीरिया था, उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से क्या हो जाएगा, इसके अंदर सेल डिवीजन है वही इसका क्या है, वही इसका रिप्रोडक्शन है ना। बैक्टीरिया ने सेल डिवीजन किया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो ने सेल डिवीजन किया, दो से चार बैक्टीरिया, चार ने सेल डिवीजन किया, 4 से 8 बन गए। तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन ही उनका सेल डिवीजन है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि आप एक सेल को किल कर दोगे, दो सेल को किल कर दोगे, उस बैक्टीरिया से जितनी सेल्स बनी है उन सब सेल्स को तो किल नहीं कर सकते। मेरी बात पर ध्यान देना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकली लिखा है। आप एक सेल को किल कर दिया, ठीक है ना, क्या उस बैक्टीरिया से बनने वाली सारी सेल्स को आप किल कर सकते हो? आप सारी सेल्स को किल नहीं कर सकते, उसकी डेथ नहीं होगी। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को या फिर एक कोशिकीय जीव को क्या माना गया है, बायोलॉजिकली इमोर्टल या फिर जैविक रूप से इसको अमर माना गया है कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की डेथ कभी नहीं होती। वो एक सेल है, सेल डिवाइड हो रखी होगी, उसका दूसरा सेल इधर उधर ही कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो एक की डेथ होगी तो दूसरा उसकी सेल तो जिंदा है, तो उसको आप क्या नहीं मान सकते बेटा। जैसे मैं अभी यहाँ पे अपनी सेल्स को मार दूं, है ना, मैंने अभी यहाँ पे रब किया तो बहुत सारी सेल्स की डेथ हो जाएगी, क्या मेरी डेथ हो गई? नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, लेकिन उसकी जितनी और सेल्स होंगी उन सबकी डेथ नहीं हो पाएगी, तो उसको अपन बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे इमोर्टल हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करते रहिए, साथ साथ में जो भी पॉइंट बता रहा हूं मैं अभी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आप एक बार इन सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिए और साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बाद में। चलिए अब देखो, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप। जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे वो कितने टाइप का होता है बेटा, अपना रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे 2 टाइप का, ह्यूमन का नहीं, ऑल ओवर में एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स छोड़ो, ऑल ओवर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का मिलेगा, 2 टाइप का। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हिंदी में बोलेंगे अपन अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है बेटा कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो देखो
एक आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन भी तो होता है, तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन किसका टाइप है? अलैंगिक जनन का ही टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है, ठीक है ना। तो अपन उसकी चर्चा बाद में जब आप प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है वो भी बता दिया जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर सिंगल पेरेंट होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमेशा कैसा होगा? सिंगल पेरेंट, मतलब एक जनक होगा। ये 100% इसका आप पक्का लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा? एक जनक होगा और इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसकी जो संतान होगी वो कैसी होगी बेटा? वो होगी आइडेंटिकल। कैसी होगी? आइडेंटिकल। अपन लिख सकते हैं कॉपी। क्या होगी? सेम कॉपी होगी। या फिर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक वर्ड आता है क्लोन। क्या वर्ड आता है बेटा? क्लोन। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो सिंगल पेरेंट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसकी जो प्रोजेनी होगी वो सेम टू सेम किसके जैसी होगी? उसके जनक जैसी होगी, उसके पेरेंट जैसी होगी। मतलब इसमें और इसमें आप कोई फर्क देख के नहीं कर सकते, वो सेम टू सेम इसकी कॉपी होगी हर तरीके से, एपीरियंस से। और अपन बात करें किसके लेवल पे? आप डीएनए के लेवल पे या आरएनए के लेवल पे, आप न्यूक्लिक एसिड के लेवल पे बात कर लो तो वो क्या होगी? आप उसको जेरोक्स कॉपी भी कह सकते हो, उसको आइडेंटिकल भी कह सकते हो, या फिर आप एक उसको टर्म दे सकते हो क्लोन, ठीक है ना। तो अपन एनिमल्स देखो, प्लांट्स में खूब मिलता है, बैक्टीरिया में खूब मिलता है, फंजाई में खूब मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अपने जो प्रोटोजोआ है, देखो वैसे प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ आता तो आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग किसके अंदर है बेटा? आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। क्योंकि ये क्या होता है? ये यूनिसेल्युलर, ध्यान देना, ये क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। क्या है ये? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। और सारे के सारे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है उनको किसमें रखा जाता है? उनको रखा जाता है प्रोटिस्टा में, अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर। लेकिन ये एनिमल्स लाइक इसकी लाइफ साइकिल होती है, जैसी लाइफ साइकिल एनिमल्स की होती है वैसी इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसलिए इसको पढ़ते किसके साथ है बेटा? इसकी स्टडी की जाती है एनिमल किंगडम के साथ। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ के अंदर बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है। और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेनेरिया, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, प्लेनेरिया किसके अंदर आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आता है। तो इसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर बहुत अच्छी रीजनरेशन की पावर होती है, कैपेसिटी होती है ना। आपका कौन सा चैप्टर? आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर एनसीईआरटी है, उसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस की आप लास्ट लाइन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन सॉरी रीजनरेशन जो होता है, पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और पुनरुद्भवन की क्षमता या फिर रीजनरेशन की कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे रीजनरेशन की कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आप उसको अगर बीच में से काट दोगे तो वो दोबारा बन जाएगा। तो ये भी एक टाइप से किसका टाइप हो जाता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि आप दो में इसको डिवाइड कर दोगे तो एक किसमें डिवाइड हो जाएगा? दो ऑर्गेनिज्म इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये लिख लो। बाकी एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, इन एनिमल्स इट इज नॉट सो कॉमन, ठीक है ना, इररिलेवेंट मान सकते हैं। एनिमल्स के केस में अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में मेन रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप पूरे बायोलॉजी के बारे में बात करोगे तो सबसे एडवांस या सबसे डेवलप्ड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बेटा? वो एनिमल्स माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? एनिमल्स माने जाते हैं। और एनिमल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे गायब हो गया था। आपने पढ़ा होगा जीव जगत, आप जो लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो उसके अंदर आप पढ़ते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होता गया आगे, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया। एवोल्यूशन के साथ में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो रिड्यूस होता गया, जो अलैंगिक जनन है वो रिड्यूस होता गया, मतलब कम होता गया। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो लैंगिक जनन है, वो क्या है? वो बेटा इंक्रीज होता गया, वो बढ़ता गया। इसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर जेनेटिक वेरिएंस, एक पॉइंट लिख सकते हो आप, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएंस जो होते हैं, ठीक है ना, आनुवांशिक, जेनेटिक वेरिएंस का मतलब क्या है? आनुवांशिक विभिन्नताएं,
नॉट अकर, या फिर अपन कह सकते हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं इसके अंदर नहीं आती, जेनेटिक वेरिएशन इसके अंदर नहीं आते। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है कि कुछ अच्छा बेहतर आना, ठीक है ना, संतान के अंदर, प्रोजेनी के अंदर पेरेंट से कुछ अच्छा आ जाना, कुछ बेहतर कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुए, ठीक है ना, तो आपको इतना याद रखना है। तो ये तो क्या है बेटा, इवोल्यूशन के साथ इसको आप लिख सकते हो। इवोल्यूशन के साथ में क्या हुआ, ये इवोल्यूशन के साथ रिड्यूस होता गया, विद इवोल्यूशन रिड्यूस होता गया, ठीक है ना। और इसको अपन लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस विद इवोल्यूशन, उद विकास के साथ साथ बढ़ता गया। लिख लो, समझने के लिए मैं लिखा रहा हूं लाइन, उद विकास के साथ बढ़ता गया। रीजन, रीजन क्या था इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं बेटा, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन इसके अंदर, जेनेटिक वेरिएंस भी लिख सकते हैं, वेरिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना। सर वेरिएंस लिख दिया आपने, वेरिएशन नहीं लिखा, तो आप वेरिएंस की जगह पे क्या लिख सकते हो, जेनेटिक वेरिएशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे तो आ नहीं रहता, और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हुए, इसके पीछे रीजन क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो अलैंगिक जनन है, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं आई। रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन होगा आपको ये बताना है, तो बताइए। इसके देखो, जेनेटिक वेरिएशन डेवलप्ड यहाँ पे नहीं हुए, इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, इसके पीछे का रीजन आपको सबको पता है, इसके पीछे का रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या रीजन है बेटा इसके पीछे का, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हिंदी में क्या होता है, जीन विनिमय। अब आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन विनिमय क्या होता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार जरूरत तो सर है, कर दो तो ठीक है, बाकी सर नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो देखो बेटा, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो क्रॉसिंग ओवर अपन कहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की स्टडी करते हैं अपन, देखो सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। सेल डिवीजन अपन ने पढ़ा था कितने टाइप का, दो टाइप का, एक तो माइटोसिस का समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है मियोसिस। दूसरा कौन सा होता है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस को अपन बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। मियोसिस को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की भी दो फेज होती है, आपने पढ़ा होगा, एक तो मियोसिस फर्स्ट और दूसरी होती है मियोसिस सेकंड। आपको मैं अलग से बता रहा हूँ इस चीज को समझाने के लिए, जिनको नहीं पता वो लिख लेना, लिख तो सारे लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट की बेटा 4 फेज होती है, मियोसिस फर्स्ट की कितनी फेज होती है, 4 फेज होती है। कौन कौन सी, प्रधानमंत्री आता था, कैसे याद करोगे इन चारों फेज को, प्रधानमंत्री आता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे सेम इसके अंदर होते हैं, प्रधानमंत्री आता था बस सेकंड सेकंड हो जाएगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की कितनी फेज होती है बेटा, इसकी 5 फेज होती है। कितनी फेज होती है, 5 फेज होती है। और प्रोफेज फर्स्ट की फेज कौन सी बेटा, पैकाइटिन। प्रोफेज फर्स्ट की फेज कौन सी है यहाँ पे, याद रखना, पैकाइटिन, आपने पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी खोल के आज ही इसको पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मियोसिस में से पूछे जाते हैं। मियोसिस आपका, अगर आपको रिप्रोडक्शन समझना है, ये पढ़ क्या लेना, आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस वगैरह जो आगे आएंगे, अगर वो आपको अच्छे से समझने, आपको चीजें अच्छे से समझनी है, तो आपको बेटा यहाँ पे मियोसिस आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज ही जाके इसको पढ़ लेना, मियोसिस को कंप्लीट आपके बहुत काम आने वाला है। तो पैकाइटिन के अंदर,
ना, मियोसिस, मियोसिस का मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट का पैगाइटिन, इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है बेटा, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है ना, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, तो दोनों क्रोमोसोम की बेटा क्या है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, दोनों क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो दोनों क्रोमोसोम के बीच में किसका एक्सचेंज होता है, जीन का एक्सचेंज होता है। दो क्रोमोसोम ये कौन से हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम दूसरा गुणसूत्र, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों क्या है, होमोलॉगस, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक पेरेंट से तो ये आया है, जैसे 22वां जोड़ा बोल दो, 21वां जोड़ा बोल दो, 23 जोड़े होते हैं ना क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स होते हैं, उसमें से कोई सा एक जोड़ा उठा लो, जोड़े में क्यों बोलते हैं, अरे एक जोड़ी चप्पल, चप्पल एक जोड़ी क्यों बोली, क्योंकि दोनों चप्पल एक जैसी है ना, एक चप्पल मेरी और एक चप्पल तेरी ले ले, तो दोनों की चप्पल को एक जोड़ी चप्पल थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी होंगी वो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो एक जोड़ी अपन क्यों बोलते हैं, जब दोनों चीजें कैसी हो, एक जैसी हो, तब उसको अपन एक जोड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई एक जोड़ी पेयर उठा लो आप, और वो पेयर क्या होता है, एक दूसरे का, जैसे अपने 16वां जोड़ा उठाया, 16th पेयर और अपन ने क्रोमोसोम का उठाया, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का होमोलोगस होगा, उनमें से एक मम्मी से आया होता है, एक पापा से आया होता है, तो बेटा दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों समजात गुणसूत्रों की जो बेटा कौन सी नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है, ये दोनों आमने सामने जो क्रोमेटेड है, ये कैसी है, सिस्टर क्रोमेटेड है। क्रोमेटेड का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटेड होती है, दो क्रोमेटेड होती है, आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा रिप्रोडक्शन के अंदर, तो आप एक बार सिंपल इतना तो समझ लो, जिसके अंदर बेटा क्या है, दो क्रोमेटेड होती है, एक क्रोमेटेड और दो, इसकी एक क्रोमेटेड, इसकी दूसरी क्रोमेटेड, इसकी एक क्रोमेटेड, इसकी दूसरी क्रोमेटेड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में क्या ट्रांसफर होता है बेटा, जीन एक्सचेंज, इसका जीन इस पे, इसका जीन इस पे आ जाएगा, और जब दोनों का जीन एक्सचेंज हो जाएगा तो बेटा इसके अंदर क्या है, इस जीन का नया कुछ बन के अपने सामने उभर के आएगा। आपको पता है एजीसीटी होते हैं जीन के अंदर, तो क्या होता है एजीसीटी, ठीक है ना, तो एजीसीटी का थोड़ा सा भी सीक्वेंस चेंज हो जाए, वो आपको मैं बताऊंगा अभी, अपना 6th चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, उसके अंदर आता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा भी एबीसी जो एजीसीटी है वो चेंज हो जाए तो उसके अंदर जीन चेंज हो जाता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब इतना सा है, आप ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा, जब इन दोनों के बीच में इसका एक फ्रेगमेंट इसमें आ गया और इसका एक फ्रेगमेंट इसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे जो जीन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और जब जीन चेंज हो जाएगा तो बेटा कैरेक्टर्स जो है, जो लक्षण है वो भी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तो उनमें भी क्या आ जाएगा बेटा, लक्षणों में भी कैरेक्टर्स भी बदल जाएंगे, तो बेटा और जब कैरेक्टर्स बदलेंगे तो वहां पे कैरेक्टर्स का ही बदलना तो क्या कहलाता है, जेनेटिक वेरिएशन, या फिर अपन कह सकते हैं आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विभिन्नता यहाँ पे आती है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, अपन लिख लो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट, जीन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हो रहा है बेटा, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है, उनके बीच में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जब जीन का एक्सचेंज होता है तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन निकल के आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यही कारण है कि मेरी शक्ल हो सकता है अपन बोलेंगे मैं सेम टू सेम कॉपी नहीं हूं मेरे पापा का या मम्मी का, है ना, और दोनों के बीच का एकदम कॉपी नहीं कह सकते, आधा मम्मी जैसा आधा पापा जैसा, ये भी नहीं है ना, तो मेरे अंदर कई सारे चेंज आ गए जो मेरे मम्मी पापा से भी अलग हो सकते हैं, ऐसे कई कैरेक्टर मेरे अंदर आ गए जो हो सकता है मेरे मम्मी पापा के अंदर हो ही नहीं। यही तो जेनेटिक्स है, यही तो मेंडल ने हमें समझाया था, और इसको डिटेल में अपन जेनेटिक्स के अंदर समझेंगे। अभी आप इतनी सी बात याद में रख लो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आते हैं, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और भी चीजें हैं, अपन उनकी बातें करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे चलते हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है।
इसके अंदर और भी अपन क्या क्या चीज देख सकते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा बेटा, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होगा और सेम टू सेम आइडेंटिकल होगा। क्या इसके अंदर आइडेंटिकल टू पेरेंट नहीं होगा, इसके अंदर सेम टू सेम आइडेंटिकल ये नहीं होगा किसके, इसके पेरेंट की। और एक बात करें बेटा, इसके अंदर क्या है, जो पेरेंट्स है, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, पेरेंट बेटा एक सिंगल भी हो सकता है, इसके अलावा और लगा दें टू पेरेंट भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है आपके? लेकिन सेक्स कितने होंगे, टू अपोजिट सेक्स के बीच में होंगे। सर जी कुछ समझ से में नहीं आ रहा, आएगा समझ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा किसके बीच में होगा, दो अपोजिट सेक्स के बीच में होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं बिटवीन मेल एंड फीमेल, दो सेक्स हमेशा अपोजिट होंगे और दोनों में क्या बनेंगे बेटा, दोनों में मेल गैमेट बनेगा, इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा और हमेशा दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। तब जाके, और इस फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, इस फ्यूजन को अपन बोलते हैं बेटा, इस फ्यूजन को बोल देंगे अपन फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को क्या बोल देते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, निषेचन बोल देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, सेक्स तो ऑपोजिट होंगे लेकिन ये पेरेंट सेम हो सकता है। और ये पेरेंट सेम किस कंडीशन में होगा, जब जो एनिमल है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअल बोलने का मतलब यहाँ पे है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या है, इसके अंदर इंडिविजुअल तो एक होगा, इंडिविजुअल तो क्या है, एक है, और उसके अंदर बोथ सेक्स मेल और फीमेल सेक्स प्रेजेंट है। मतलब एक इंडिविजुअल, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, मतलब मेल जनन के पूरे जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जननांग जो होते हैं वो उपस्थित है, और फीमेल के जननांग भी एक के अंदर ही उपस्थित है, तो उसको अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ऐसा एग्जांपल मुझे बताओगे आप, ऐसा एग्जांपल आपने सुना होगा अर्थवर्म, सुना है आपने नाम, तो अर्थवर्म या फिर केंचुआ, ठीक है ना। और एग्जांपल भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, आप पढ़ के आए होंगे एनिमल किंगडम के अंदर 11th क्लास के अंदर। इसके अलावा अपन इसमें लिख सकते हैं लीच, ठीक है ना, एक टेप वर्म। तो इन सारी चीजों में क्या है बेटा, इन सारी चीजों में या फिर सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक केंचुआ के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और उसी केंचुआ के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। वो मेल गैमेट भी बना सकता है एक ही केंचुआ, और वो फीमेल गैमेट भी बना सकता है, तो इसको अपन बाइसेक्सुअल, या इसके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये आप टर्म लिख लेना, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बेटा यहाँ पे है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो उसको अपन बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूं किसकी, दो पेरेंट, ये तो आपको पता ही है। मतलब यहाँ पे दो पेरेंट का मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दो पेरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, दो पेरेंट्स का मतलब है यहाँ पे कि मेल सॉरी फीमेल और मेल क्या है, सेपरेट है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लूं फीमेल एंड मेल आर सेपरेट, अलग अलग है, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों क्या हो गए, सेपरेट। जो फीमेल है वो तो क्या बनाएगी, फीमेल गैमेट, ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट, दोनों क्या मिले, अलग अलग, और दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, फिर दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा,
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई बात करे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट तो बने, मेरी बात ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट तो बन सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है गैमेट बनने के बाद इससे डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, आप प्लांट्स के अंदर पढ़ोगे, लेकिन वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। गैमेट तो बन गया लेकिन वहां पे फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। गैमेट बनने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एनिमल्स का। ऐसा सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है कि मेल और फीमेल के बीच में क्या हो गया, मेल और फीमेल जो गैमेट बने उनके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये सिर्फ किसका कैरेक्टर है, ये सिर्फ कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये आपको यहाँ पे याद में रखना है, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये टू पेरेंट हो गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिंगल पेरेंट वाले को तो अपन ने बाइसेक्सुअल बोल दिया, और इसको अपन बोल देंगे यहाँ पे टू पेरेंट्स वाले को, याद रखना आप, ये हो गया यूनिसेक्सुअल। इसके लिए टर्म क्या याद रखोगे आप, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एक लिंगी भी बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, और इसको बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट भी इसके लिए टर्म आती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस तरह। तो आप इसको ढंग से नोट कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद इसको मिटाता हूं। चलो इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आगे अपन बात करें तो देखो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सबसे पहले बर्ड्स की। बर्ड्स के बारे में भी आपकी बुक में चर्चा कर रखी है, बर्ड्स, ठीक है ना। बर्ड्स मतलब पक्षी। तो बर्ड्स के अंदर अपन बात करें, बर्ड्स में क्या होता है, देखो बर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, सीजनल ब्रीडर होती है, ठीक है ना। मोस्टली बर्ड्स, यहाँ पे लिख लेना, मोस्टली जो बर्ड्स है वो कैसी होंगी, सीजनल ब्रीडर, ठीक है ना। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर सीजन के अंदर, विशेष मौसम के अंदर, विशेष मौसम में क्या करते हैं, ये प्रजनन करती है, ठीक है ना। मतलब फिक्स होगा कि जैसे अपन बात करें अपनी जो साइबेरियन क्रेन है ना, जो साइबेरियन सारस है, वो साइबेरिया से उड़ के रिप्रोडक्शन करने के लिए भरतपुर आता है सर्दियों में, ठीक है। तो इसमें फिक्स हो गया कि बर्ड्स के अंदर जो है साइबेरियन क्रेन को ही देख लो आप, वो भरतपुर रिप्रोडक्शन करने आ रहा है, तो उसका सर्दियों के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बट एक एग्जांपल दिया हुआ है, पोल्ट्री, पोल्ट्री या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, मुर्गी पालन जो होता है, पोल्ट्री फार्म के अंदर जो पोल्ट्री होती है, ठीक है ना। पोल्ट्री की अपन बात करें तो ये बेटा ले एग्स होल ईयर, ठीक है ना, मतलब पूरे वर्ष अंडे देती है। ये क्या होगी बेटा, जो पोल्ट्री है वो पूरे वर्ष अंडे देती है, ठीक है ना। भले ही इसका काम अपन अंडे बेचने में या फिर अपन इकोनॉमिक रूप से ले रहे हैं, लेकिन ये तो पोल्ट्री क्या है, रिप्रोडक्शन पूरे साल करती है। तो बेटा ऐसे ऐसे एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं उनको अपन सीजनल ब्रीडर कह सकते हैं, ठीक है ना, या मौसमी प्रजनक हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो बेटा पूरी साल करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जो पूरी साल मतलब होल ईयर, उनको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस। हिंदी वाले भी इंग्लिश में ये टर्म याद रख लेना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। ऐसे ब्रीडर जो पूरी साल रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो लिख लो होल ईयर ब्रीडिंग, क्या लिख सकते हैं, होल ईयर ब्रीडिंग। इसका एग्जांपल आपने सुना है, ह्यूमन, अरे ह्यूमन इसका एग्जांपल है कि नहीं, ठीक है ना। या मैं काउ लिख दूं, कैटल, गाय, उसके अंदर भी पूरी साल रिप्रोडक्शन होता है,
लेकिन सीजनल ब्रीडर के अंदर आपको एग्जांपल एक तो बर्ड्स हो गए, इसके अलावा और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके अलावा और एग्जांपल हो सकता है डिच या डॉग। तो डॉग्स के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे अभी का जो सीजन चल रहा है उनका, ठीक है ना, ये अगस्त सितंबर वाला ये जो सीजन है उसके लिए कैसा होता है बेटा, ब्रीडिंग का सीजन होता है डॉग्स के लिए। तो वो कैसे ब्रीडर हो जाते हैं यहाँ पे, वो हो जाते हैं सीजनल ब्रीडर। तो आपको सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे ब्रीडर जो पूरी साल ब्रीडिंग करते हैं उनको कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में करते हैं उनको सीजनल ब्रीडर अपन यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने जनरल अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जनरल चीजें मैं आपको बताई हैं। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और उन इवेंट्स को खत्म करने के बाद अपन एंट्री कर लेंगे किसके अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका मेन चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।